Good morning student. You are watching a online chemistry class with कुशल कोठारी. ओके तो हमारा बेटा जैसे देखा आपने कि हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, यूनिट सेकंड है सॉल्यूशन चैप्टर. ओके और हमारा न्यू टॉपिक, इससे पहले मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूं तो बेटा आप सभी लोग जैसे देख रहे हो अभी हमारा पूरे देश में क्या चल रहा है, वायरस का कहर चल रहा है ना. तो आप ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास या ऑनलाइन स्टडी करते रहो साथ में. ओके और कोई भी क्वेरीज या कोई भी दिक्कत होती है पहले तो वीडियो बेटा आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है और साथ में बेटा कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में आल्सो लिखना है. ओके तो लेट्स अ टॉपिक. ओके आई एम टीचिंग अ न्यू टॉपिक ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. सॉल्यूशन चैप्टर का बेटा हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आल्सो डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स में. फर्स्ट था बेटा आपका वाष्प दाब में अवनमन. ठीक है, डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर. सेकंड आपका बेटा क्वथनांक में उन्नयन था. ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. फोर्थ हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, प्राशरण दाब. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो हिमांक में अवनमन. अवनमन मीनिंग पता है बेटा आपको. डिप्रेशन मीनिंग क्या होता है? डिप्रेशन अवनमन यानी कमी. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? अवनमन मीन्स होता है बेटा कमी, आपको सबको पता है. और फ्रीजिंग पॉइंट तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे. हिमांक, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? हिमांक क्या है? हिमांक ओके, फ्रीजिंग पॉइंट. मैं पहले इसकी डेफिनेशन आगे लिख दूंगा फिर इसको समझाऊंगा. ठीक है, तो थोड़ा डेफिनेशन लिख देंगे. फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर. फ्रीजिंग पॉइंट is that temperature ठीक है of any substance at which vapor pressure of ठीक है, which vapor pressure of its liquid state ठीक है, its liquid state is equal to vapor pressure of its solid state. Vapor pressure its solid state. अब इसका मीनिंग हम समझेंगे आगे. ठीक है, पहले तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया? ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि लिक्विड से सॉलिड में लाना. लिक्विड से क्या करना? सॉलिड में लाना है. यानी हमने द्रव से किस में लाना है बेटा? ठोस में उसको लेके आना है. ठीक है, जिसका मीनिंग सीधे इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इट्स सॉलिड स्टेट. ठीक है, यानी किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है. ठीक है, जहां पर उसके लिक्विड स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा उसकी सैलिड स्टेट में वेपर प्रेशर के क्या हो जाएगा? इक्वल देन होता है. भाई सीधी सी बात है, लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में जहां पर उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल देन होगा? सॉलिड स्टेट में उसके वेपर प्रेशर के इक्वल देन होता है. सीधे से एग्जांपल से समझ लो बेटा. जहां पे सपोज दैट वाटर है, लिक्विड स्टेट वेपर प्रेशर इक्वल टू ये इक्वल टू हो गया. लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल टू हो गया बेटा किसके? सॉलिड स्टेट के. ये जहां पे यानी एक ऐसा पदार्थ जहां पे लिक्विड स्टेट में किसी का भी वेपर प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा बेटा सॉलिड स्टेट में उसके वेपर प्रेशर के. जहां पे उनका वाष्प दाब क्या हो जाता है? ठोस व द्रव अवस्था में एक जैसा होगा, वो उसका क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है. क्लियर? या हम सीधे डेफिनेशन आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूं. डेफिनेशन क्या होगी कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का, ठीक है, जिस पर कोई द्रव क्या होगा बेटा? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है. वह ताप जिस पर कोई द्रव होगा वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है. भाई पानी है, पानी को हमने फ्रीज करना है, क्या करेंगे? क्या करते हैं बताओ? फ्रीजर में रख देंगे. ठीक है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं बेटा जहां पे यानी पानी वाटर हो गया,
वाटर इक्वल टू आइस। बेटा पानी को किस में लाना है, बर्फ बनाना है, तो यहां पर इनकी वेपर प्रेशर क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। वही क्या कहलाता है, उनकी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जब पानी जो होगा किसमें जमना स्टार्ट हो जाएगा, बर्फ में जमना स्टार्ट होगा, ठीक है। जमना जिसे कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे वो जम जाता है और उसका द्रव किस अवस्था में, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इट मीन उनका लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर इक्वल देन हो जाता है। वो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर, ये हमने ऑलरेडी बता भी दिया, ठीक है। अब भाई हम बात करते हैं कि लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट की, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में हमने बोला वेपर प्रेशर। बेटा जैसे आपने देखा ना, अब बात कर रहे थे हम लिक्विड और सॉलिड की। भाई अब बात थोड़ा दिमाग में चल रहा होगा कि लिक्विड में तो वेपर होती है, जाहिर सी बात है। अपनी एक पर्टिकुलर स्टेट पे, ये सपोज दैट बेटा लिक्विड के कोई मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये लिक्विड के, पानी मान लो, ये पानी की सरफेस है। अब पानी के सरफेस पे जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी तो अपने आप में वेपर होती है, ये तो सबको पता है भाई। सीधे टेम्परेचर हमने यहां से बढ़ाया, इसकी वेपर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर घटाओ, वेपर घट जाएगी। तो लिक्विड की तो होती है, लेकिन सॉलिड में भी वेपर होती है, ठीक है। नमक का ही देख लो, नमक आप मॉइस्चर वाली जगह पे रख दो, ठीक है, पिघलने लगता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें क्या होगा कि उसकी वेपर बनेगी और ऑलरेडी बेटा वो वाष्पित भी होने लगता है। तो सॉलिड में भी वेपर होती है, लेकिन बहुत कम होती है। ध्यान रखना हमेशा, लिक्विड में तो होती है, लेकिन बेटा सॉलिड में भी क्या होती है, कोई भी सॉलिड होगा, सॉलिड की भी अपनी एक वेपर होती है, लेकिन बहुत कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर उसमें बढ़ेगी, और टेम्परेचर घट जाएगा तो बहुत जल्दी घट भी जाती है, वेपर उसकी बहुत जल्दी घट जाती है। ओके, तो अब हमने बेटा इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया। अवनमन को थोड़ा हम समझेंगे, हिमांक में अवनमन, ठीक है। अवनमन किसे कहते हैं, कोई भी हमने क्या लिया बेटा, हाँ एक चीज बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट हमने क्लियर हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट जिसे किससे कहेंगे, फ्रीज होता है बेटा एफ, और वह टेम्परेचर टी एफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। टी एफ से बेटा हिमांक को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आएंगे हिमांक में अवनमन। अवनमन को समझेंगे कि कोई भी हमने क्या ले लिया, वाष्पशील विलायक ले लिया। वाष्पशील विलायक मान लो पानी ले लिया, उस वाष्पशील विलायक में हमने क्या कर दिया बेटा, सडनली एक अवाष्पशील विलायक विलेय पदार्थ को डाल दिया। पहले तो वॉलेटाइल लिक्विड था, वॉलेटाइल लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल हमने क्या मिला दिया, सॉलिड मिला दिया, विलेय पदार्थ मिला दिया, सॉलिड। ओके, तो इसके हिमांक में क्या हो जाएगी, कमी उत्पन्न होगी। भाई जैसे हमने सीधे सीधे क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था ना, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, उसी तरह से वाष्पशील विलायक में यदि अगर हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला देते हैं तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट में यानी इसके हिमांक में एक कमी उत्पन्न होती है, एक अवनमन उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन कहते हैं। दैट क्लियर हो गया। हिमांक में अवनमन जो होगा बेटा, जब हिमांक को टीएफ से डिनोट करेंगे तो हिमांक को अवनमन को बेटा डेल आगे लगा देंगे, डेल्टा टीएफ, डेल टीएफ से इसको डिनोट करते हैं, इसको व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से आपने समझना है, बहुत शॉर्ट सा है। अब इससे लॉन्ग क्वेश्चन जिस तरह से क्वथनांक में उन्नयन में थे उसी तरह से लॉन्ग से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि हिमांक में अवनमन के आधार पर राउल्ट के नियम की व्याख्या, विलेय के अणुभार का निर्धारण, ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, वहां उन्नयन था या अवनमन आएगा, डिप्रेशन, ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, वहां था बेटा एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यहाँ डिप्रेशन कांस्टेंट आएगा। तो इस तरह से अंतर वगैरह आएंगे, तो आप ग्राफिकली से बेटा ध्यान से देखना, थोड़ा यहाँ पे उसको ग्राफ के माध्यम से आपको समझा देता हूं। इस ग्राफ को आप अगर इजीली समझ गए तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो एक हमने क्या ले लिया, पहले ये मान लो एक सॉलिड ले लिया, एक सॉलिड है, क्या है, मान लो एक सॉलिड है। ओके, ये सॉलिड की सरफेस है, ये सॉलिड की सरफेस है। ओके, ये सॉलिड की सरफेस है, तो इसमें भी क्या है बेटा, एक वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर। तो अब ग्राफिकल कैसे समझेंगे हम, ये मैं ग्राफ बना देता हूं। ये हो गया बेटा इसका टेम्परेचर वाली लाइन, और ये क्या है बेटा, इसका वेपर प्रेशर है। ये ऊपर के लिए वेपर प्रेशर हो गया, ये वेपर प्रेशर है, इसका टेम्परेचर हो गया। अब सॉलिड है बेटा, तो सॉलिड का हमने बोला फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होगा जहां पे सॉलिड का यानी ठोस का जो वेपर प्रेशर होगी वो लिक्विड के वेपर प्रेशर की क्या होगी, बराबर होती है, ठीक है। वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसमें फ्रीजिंग पॉइंट, अब मान लो कि सॉलिड का एक फ्रीजिंग पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये कोई पॉइंट है, 1 डैश या 1 जो भी मानना है, ठीक है।
अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कि जैसे ही हम क्या किया इसमें टेम्परेचर को घटाया, टेम्परेचर क्या किया घटाया, भाई सॉलिड की थोड़ा कम होती है, मैंने बताया सॉलिड में भी क्या होती है वेपर प्रेशर होती है लेकिन कम होती है। अब टेम्परेचर घटाएंगे तो बहुत जल्दी से उसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, घट जाएगी ना। तो मान लो इसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, बहुत जल्दी से घट गई है। ये पॉइंट यहां से हमने क्या घटाया, टेम्परेचर घटाया, वेपर प्रेशर इसकी घट गई। भाई अवनमन करना है ना, उन्नयन नहीं। उन्नयन होता तो ग्राफ ऊपर की साइड जाता, बढ़ता। अवनमन है कमी, तो ऊपर से नीचे की ओर। भाई फ्रीज करना है ना, घटाना है। तो ये पॉइंट मान लो ये सॉलिड के लिए था। अब हमने टेम्परेचर घटाया, इसकी वेपर प्रेशर घटी और कुछ इस तरह से घट गई एक टाइम पे। ओके, अब लिक्विड स्टेट। अब इसी एक ही सब्सटेंस की हमने सॉलिड स्टेट में देखा और उसी सब्सटेंस की हम क्या देखेंगे बेटा, लिक्विड स्टेट है। ये मान लो इसकी क्या है, ये लिक्विड स्टेट है। अब इसकी भी वेपर प्रेशर है, इसमें भी वेपर प्रेशर है ना। इसका टेम्परेचर भी हम घटाएंगे। कोई क्लियर हो रहा है, एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है जिसका सॉलिड स्टेट में हमने क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट लिया, और उसी पदार्थ का हमने लिक्विड स्टेट में अब क्या लेना है, फ्रीजिंग पॉइंट लेना है। तो लिक्विड स्टेट में क्या होगा, ठीक है, लिक्विड स्टेट में क्या होगा, उसी पॉइंट से हमने आगे, थोड़ा आगे से यहां बना देते हैं, इसे रब कर देते हैं यहां पे। तो लिक्विड स्टेट में हम क्या देखेंगे, लिक्विड स्टेट में बेटा, लिक्विड स्टेट में भी उसका मान लो ये लिक्विड स्टेट के लिए इसका पॉइंट है, ठीक है, लिक्विड स्टेट के लिए इसका पॉइंट हो गया। तो हमने क्या कहा, लिक्विड स्टेट में जो वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर के इक्वल देन हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें भी टेम्परेचर घटाएंगे, टेम्परेचर घटाना है, भाई घटाना है, उसकी वेपर प्रेशर घटानी है ना, कमी करनी है, घटाना पड़ेगा। टेम्परेचर घटाया तो ये घटा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये क्या कर देगा बेटे, इस लाइन को कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा, ठीक है। ये थोड़ा आगे कर देते हैं हम, यहाँ पे ये मिटाया था और ये यहां से हमने थोड़ा घटाया, तो एक टाइम ऐसा आएगा इस लाइन को काटेगा, इस सॉलिड वाली लाइन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो जहां पे ये पॉइंट मिल जाते हैं, यानी सॉलिड का लिक्विड का जहां पे ये पॉइंट मिल जाएगा, ये क्या होगा, इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये इसके लिए क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये मान लो 1, ये 1 था, ये 1 और ये 2 हो गया, तो यानी ये 1 डैश पे यहाँ पे कट गया, ये 1 डैश वाला पॉइंट हो गया। ओके, अब सडनली क्या करो, ये तो हो गया किसी एक सब्सटेंस के लिए सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। अब दोनों क्या किया हमने, ये लिक्विड स्टेट था, सडनली क्या किया बेटा, इसमें हमने कोई क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, सॉल्यूट, इसमें हमने कोई विलेय पदार्थ को मिला दिया। ये मतलब लिक्विड स्टेट था, लिक्विड में ही मिलाएंगे ना, तो उसमें क्या मिला दिया, सडनली क्या कर देंगे, उसमें एक विलेय पदार्थ को मिला देंगे, तो अब क्या बन गया हो, सॉल्यूशन। हम लिख भी देते हैं, ये किसके लिए है बेटा, लिक्विड के लिए, ये किसके लिए है, सॉलिड के लिए, ठीक है। अब उस लिक्विड में हमने क्या मिलाया, विलेय पदार्थ को मिल गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन का अब फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर क्या होगा, अपने आप बताओ, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट भी कमी होगी, उसमें होगी नहीं होगी। जब किसी वाष्पशील विलायक में वाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो उसके क्या होगा, हिमांक में एक कमी उत्पन्न हो जाएगी। भाई जब कमी हो रही है तो मानी ये पॉइंट कहां बनेगा, इससे नीचे, कमी का मतलब नीचे बनेगा ना, वृद्धि होती तो ऊपर कहीं बनता, कमी हो रही तो मान लो कहीं भी, यहां कहीं बना दो। ये इसमें, ये किसके लिए हो गया, सॉल्यूशन के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए हो गया। ओके, अब हमने देखा, अब ये तो पहले एक पॉइंट ये मिल गया हमें, ये हम इसको मिला देते हैं, ये सॉलिड स्टेट में मिल गया, ठीक है। प्योर स्टेट में था ये, अभी तक प्योर स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड में भी प्योर था, ठीक है, उसमें कोई विलेय पदार्थ नहीं मिलाया था हमने, तो वो प्योर स्टेट में है। तो प्योर स्टेट के लिए बेटा उसका हिमांक हो गया TF, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये क्या है, प्योर, शुद्ध अवस्था में, ठीक है, प्योर स्टेट में उसका ये TF हो गया। क्लियर हो गया, सॉरी डिग्री, प्योर स्टेट में क्या लगा देते हैं, TF डिग्री, TF नॉट, ठीक है। अब हमने क्या किया कि बेटा ये सॉल्यूशन की, तो इसका टेम्परेचर घटाएंगे और वेपर प्रेशर देखेंगे कहां मिलता है। तो इसका टेम्परेचर ऑलरेडी हम घटाते गए, तो ये भी क्या करेगा बेटा, इस सॉलिड वाली लाइन को कहीं ना कहीं, ये थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, यहां कहीं काट देगा, जहां पे काटेगा ये यहां से घटा, और ये भी क्या करेगा बेटा, सॉलिड वाली लाइन को कहीं काटेगा, तो ये हमारा 2 डैश वाला पॉइंट मिल गया, 2 डैश वाला पॉइंट मिल गया, यानी ये इसका सॉल्यूशन का क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन के लिए वो फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया।
क्लियर हो गया। ये वाला मिला बेटा प्योर स्टेट के लिए और ये वाला मिल गया हमारा अनप्योर स्टेट के लिए। तो ये हो गया हमारा क्या, टीएफ। ये क्या हो गया हमारा, टीएफ हो गया। तो ये हमारा क्या मिल गया, अवनमन। इसमें डिप्रेशन मिल गया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा बेटा ये डिप्रेशन है, डेल टी एफ, डेल टी एफ हमारा ये मिल गया। तो इस ग्राफिकली आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। इससे बेटा थोड़ा पोर्शन हम यहीं पे इसका क्या समझेंगे, इसकी डेरिवेशन पोर्शन को समझ जाएंगे। ठीक है। सॉलिड स्टेट में भी हमने कहा, सॉलिड स्टेट में बेटा हमने ये देख लिया कि प्योर स्टेट में ये सॉलिड और लिक्विड के लिए बेटा ये सॉलिड वाली लाइन को काटेगा। तभी तो बेटा हमने बोला ना कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जहां पे उनका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर वाली लाइन है, ठीक है, जो घट रही है। तो वेपर प्रेशर जब क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, वो क्या कहलाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये वाली लाइन ये मिली, प्योर स्टेट में था इसलिए डिग्री उस पर लगा दिया। ठीक है। सडनली हमने उस सॉल्यूशन में क्या किया बेटा, सॉलिड को ऐड किया, सॉलिड ऐड किया तो अनप्योर हो गया। तो उसका वेपर प्रेशर, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, वेपर प्रेशर घटेगी, कम हो गया यानी थोड़ा नीचे बना दो। उसको काटा, उसको टेम्परेचर को घटाया, टेम्परेचर को घटाया तो वो भी कहीं ना कहीं उस सॉलिड वाली लाइन को काटेगा, तभी तो इक्वल होगा। वो तो सॉल्यूशन है ना, यानी लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन वो काटेगा, तो उसमें उस पॉइंट पे काटेगा, वो हमारा क्या होगा, टीएफ हो जाएगा। तो ये अंतर निकल गया, इसमें अंतर यानी क्या निकल गया, कमी, डिप्रेशन निकल गया। ये है डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, डेल टीएफ, ये हमारा निकल गया। ठीक है। तो क्लियर, समझ में आ गया। सॉलिड स्टेट में था भाई, हम सीधे सीधे क्या किया हमने, टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या घटेगा, वेपर प्रेशर घटता है। क्लियर है ना। ये तो टेम्परेचर यहां से घटाया तो वेपर प्रेशर घटा, लिक्विड में भी टेम्परेचर घटाया, वेपर प्रेशर घटा, और जहां पे वो इक्वल हो गया वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। सॉल्यूशन में भी टेम्परेचर घटाया, वेपर प्रेशर घटा, और जहां पे वो पॉइंट मिल गया वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अवनमन भी निकल गया ना, सिंपल सा है। अब देखो इसकी डेरिवेशन मैंने जिस तरह से क्वथनांक में उन्नयन बेटा शॉर्ट ट्रिक से आपको बताई थी, बहुत शॉर्ट में, उसी तरीके से इसको भी यहीं पे सॉल्व कर दूंगा अभी। तो आप ध्यान से देखोगे, हमारा निकल गया बेटा डेल टी एफ। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल टी एफ इजिकल टू क्या होगा, डेल टी एफ इक्वल टू हाईएस्ट से लोएस्ट को घटाएंगे, तो कौन सा हाईएस्ट हो गया, किससे किसको घटाएंगे बताओ अपने आप में, हाईएस्ट टी हो गया, यानी टी एफ डिग्री माइनस टी एफ, टी एफ डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, टी एफ हो जाएगा। तो डेल टी एफ इज इक्वल टू, क्लियर हो रहा है ना, टी एफ डिग्री यानी शुद्ध अवस्था में हिमांक में अवनमन, विलयन के हिमांक में अवनमन के इक्वल होगा। तो टी एफ डिग्री माइनस टी एफ, इक्वेशन मान लो इसे फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है। अब ये टी एफ माइनस डिग्री टी एफ ही हो गया। अब सबसे पहले हम यही करते हैं कि अवनमन आया क्यों। मैंने क्वथनांक में भी आपको बताया था बेटा, बहुत सिंपल सा है कि किसके कारण आया, अवनमन आया किसके कारण, क्या किया था हमने ऐसा यहाँ पे कि जिसके कारण ये अवनमन, ये अंतर आ गया यहाँ पे, किसके कारण आया बताओ, सॉल्यूट के कारण आया ना, विलय के कारण तो आया। विलय हम उस लिक्विड में डिजोल्व नहीं करते, नहीं डालते तो कोई अवनमन ही नहीं आता। भाई लिक्विड रहता हो, लिक्विड को लाते तो इक्वल देन निकलता रहता, अवनमन तो उसके कारण आया ना। यानी सीधे सीधे डेल टी एफ किसके, किस पे निर्भर कर रहा है, किस पे निर्भर करेगा, उस सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है। ठीक है। तो विलय के साधन पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो डेल टी एफ इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, विलय के कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं विलय, विलय और ब्रैकेट। अब विलय ब्रैकेट के मतलब समझ गए होंगे, ब्रैकेट हो गया यानी कॉन्सेंट्रेशन, साधारण को निर्भर, साधारण को व्यक्त करता है किसका, विलय का, विलय के साधनों पर निर्भर करता है। अब ये सेकंड इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है। विलय के साधन पर, या सीधे हम नॉट लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्वथनांक में उन्नयन विलय के साधन पर निर्भर करेगा, इसलिए तो यहाँ पे कौन से टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, कौन से टर्म निकालेंगे जो विलय के साधन पर निर्भर करेगी, कौन सा होगा, मोललता करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि मोललता बेटा क्या है, टेम्परेचर अनडिपेंडेंट होती है, वो टेम्परेचर ताप पर निर्भर नहीं करती है, टेम्परेचर अनडिपेंडेंट होती है। इसलिए मोलरता के लिए हम उस वाले फॉर्म, मोलरता वाले क्या लेंगे, टर्म्स को यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। मोलरता वाला क्यों करेंगे, क्योंकि बाकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। भाई ताप घटाओ बढ़ाओ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी चेंज हो जाता था, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो कौन सा हो गया, मोलरता। तो डेल टी एफ इजिकल टू, डेल टी एफ, ये सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ कर सकते हैं, डिपेंड कर रहा है ना विलय के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना, इक्वल नहीं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना। तो डेल टी एफ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसके हो गया, तो प्रोपोर्शनल टू एम, एम जहां क्या है बेटा, मोललता है, एम क्या है, मोलेलिटी, मोलेलिटी,
ये मोलरिटी हो गया, ठीक है, ये मोलरिटी हो गया। अब इससे डिनोट हो गया एक इक्वेशन, और शॉर्ट में समझा दिया मैंने। भाई अंतर आया किसके कारण आया, विलेय के सारण के कारण, तो इसलिए बेटा डेल्टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो जिस पे डिपेंड होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। विलेय पे डिपेंड किया, अब यहाँ पे विलेय की कौन सी टर्म्स, हम कौन सा साधारण वाला साधारण लगाए तो कौन सी टर्म्स यूज कर रहे हैं, मोललता। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो मोललता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वथिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। अब मोललता के समानुपाती होता है तो यहाँ पे एक, इसलिए बेटा ये एक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी है, इससे डिनोट हो गया। अब प्रोपोर्शनल टू के लिए कांस्टेंट यहाँ पे लेते हैं, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना बेटा के एफ इंटू एम, इक्वेशन 4, जहां वेर इज के एफ, हिमांक अवनमन स्थिरांक, डिप्रेशन, ठीक है, हिमांक फ्रीजिंग डिप्रेशन, हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट या मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट इसको कहते हैं, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट। ध्यान से थोड़ा देख लेना बेटा, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट। तो इससे भी डिनोट हो गया बेटा कि क्या है हमारा, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। यदि इसकी डेफिनेशन कहनी है तो मोललता को यहाँ पे क्या कर दो, इक्वल कर दो, मोललता इज इक्वल टू 1 हो तो डेल टी एफ, इफ मोललता इज इक्वल टू 1, एक अंक कर दो उसको, ठीक है, बाइनरी ले लो, 1 हो गया तो डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के एफ हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो हिमांक में अवनमन स्थिरांक उस हिमांक में अवनमन के बराबर होता है जिस विलयन की मोललिटी, मोललता क्या हो, 1 हो। ये इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट की, मोलल अवनमन स्थिरांक उस हिमांक में अवनमन के बराबर होता है जिस विलयन की मोललिटी क्या हो, मोललता क्या हो, 1 होती है, ठीक है। अब इसके लिए सपोज दैट हमने क्या लेना हो, डेल टी एफ का फॉर्मूला निकालना हो राउट के नियम से, ठीक है, या विलेय का अणुभार, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड निकालना हो तो क्या कर दो, इसमें एम का वैल्यू रख दो। एम क्या है, मोललता, तो मोललता इज इक्वल टू क्या होता है, हम सभी जानते हैं, मोललता इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा मैं रफली कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, तो मोललिटी, मोललता इज इक्वल टू, मोललता बराबर क्या होता है कि किसी विलाय के पर केजी में प्रेजेंट विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का भार बटे अणुभार इंटू विलायक का केजी में वेट, ये क्या होती है, मोललता होती है। तो फ्रॉम इक्वेशन, ये मोललता का मान इक्वेशन किस में रखने पर, 4th में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 4th में रखो इस वैल्यू को, यहाँ पे एम की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ, एम की वैल्यू क्या रखनी है, ये रख देंगे, तो इंटू क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू के जी। तो ये किसके लिए निकल गया फॉर्मूला, डेल टी एफ के लिए निकल गया, डेल टी एफ के लिए निकल गया, ठीक है। के एफ इंटू ये विलेय का, डब्ल्यू बेटा विलायक का भार है, ये विलेय का अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार हो गया, क्लियर हो गया। यदि अगर केजी को बेटा ग्राम में करेंगे तो इंटू क्या कर देंगे, ऊपर 1000 कर देंगे, इंटू 1000 तो ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। यानी केजी को सपोज दैट मैंने ग्राम में चेंज किया तो इंटू 1000 हो जाएगा। तो ये तो हो गया फॉर्मूला डेल टी एफ के, राउल के नियम की व्याख्या। विलेय का अणुभार निकालना हो तो एम को ऊपर और डेल टी एफ को नीचे लेके आ जाएंगे, दैट्स इट, सिंपल सा, एम ऊपर डेल टी एफ नीचे, एम इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बाई डेल टी एफ नीचे आया तो डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ग्राम। सारा क्लियर हो गया होगा आई होप। डेल टी एफ हिमांक में अवनमन स्थिरांक, डब्ल्यू ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय का अणुभार। तो विलेय के अणुभार के लिए इक्वेशन होती है। तो आई होप बेटा आप ये समझ गए होंगे, ये हमारा हिमांक में अवनमन था, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो समझ में आ गया होगा बेटा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और कोई भी क्वारीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। ओके, थैंक यू।